हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता आरिफ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी टेक वर्ल्ड पढ़ते रहो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह अच्छे होंगे, झक्कास होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देख के आप लोगों ने जान ही गया होगा कि आज हम लोग का वाई स्पेशल क्लास होने वाला है। जी फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो फिटर वालों का वाई स्पेशल क्लास है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, बल्कि उस टॉपिक से वाइबा में पूछे जाने वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। जी फ्रेंड्स, आज हम लोग वाइबा टाइप्स क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को लगता है कि वाइबा में बहुत बड़े बड़े बहुत ट्रिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि वाइबा में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वाइबा में सिर्फ छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान दिया जाता है। जी फ्रेंड्स, जैसे किसी टॉपिक का जो मेन पॉइंट होता है उसे ही क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन पर्पज होता है, उसे ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर वाइबा में कंपटीशन में वही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन्हें हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग बड़े क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं, लेकिन कंपटीशनों में, वाइबा में अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन्हें ही टच किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप वाइबा में गए, आपको ये सिंबल दे के पूछ दिया गया है कि सिंबल का नाम बताओ, या ये सिंबल क्या दर्शा रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या व्यक्त कर रहा है, उसे बताओ। तो फ्रेंड्स, आप सिंबल देख के जान ही गए होंगे कि ये सिंबल किस चीज़ का है, यानी कि इस सिंबल का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि ये सिंबल राउंड में बना हुआ है और साथ ही इसमें एक क्रॉस बार भी लगा हुआ है। तो ये निषेधात्मक सिंबल हो गया। फ्रेंड्स, इस सिंबल का क्या नाम हो गया? निषेधात्मक। तो फ्रेंड्स, ये निषेधात्मक संकेत है, जो कि इस बात को व्यक्त करता है कि वर्कशॉप में ये कार्य करना मना है या ये गलत कार्य है। इस चीज़ को ये सिंबल प्रदर्शित करता है। तो वाइबा में ऐसा ही होता है, आपसे बोल दिया जाता है जैसे कि निषेधात्मक संकेत बनाइए, तो आपको ये सिंबल बनाने होते हैं, या ये सिंबल दे के आपसे पूछ दिया जाता है कि इस सिंबल का क्या नाम है, इस सिंबल का क्या पर्पज है, तो आप इस चीज़ को बताएंगे। जैसे आपसे बाय द वे पूछ दिया जाता है कि सूचनाओं एवं सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए किस सिंबल का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं, कुछ दूर आगे हॉस्पिटल है या कोई विद्यालय है, तो उसे संकेत देने के लिए हम लोग किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग सूचनात्मक सिंबल का प्रयोग करते हैं। सूचनात्मक। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी सिंबल्स के बारे में आपसे पूछ लिया, आपसे मान लीजिए बोल दिया कि रिस्क फायर सिंबल बनाओ, तो रिस्क फायर में आप क्या करते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे फायर की तरह दिखा देते हैं, तो ये रिस्क फायर हो जाता है। या आपसे बोल देता है कि कोई चेतावनी सिंबल बनाओ, तो आप चेतावनी सिंबल में उसे बना सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस वाइबा में पूछे जाते हैं सिंबल से। या तो आपको सिंबल का नाम बोल देगा, आपको कागज़ पेन दे देगा, आपको बनाना होगा, या आपको कोई सिंबल का पिक दे देगा, आपको उसके बारे में बताना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे कि सिंबल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस वाइबा में पूछे जाते हैं। या फ्रेंड, एक सर्कल है, इसमें एक हेलमेट बना देता है और पूछता है कि ये सिंबल का नाम बताओ। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि इस सिंबल को अनिवार्य सिंबल कहते हैं। या वो पूछ देता है कि इसमें ये जो हेलमेट बना हुआ है इसका क्या पर्पज है, या इसका क्या उद्देश्य है, या ये जो सिंबल बना हुआ है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही कि अगर सर्कल के अंदर हेलमेट बना हुआ है तो इसका मतलब है कि वो अनिवार्य संकेत है, यानी कि वो इस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है कि हमें उस कार्य को करना अनिवार्य है। यानी हेलमेट बना है तो हमें उससे ये पता चलता है कि हमें हेलमेट लगाना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अब अगले
पॉइंट के तरफ। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट हमारा है फायर। तो फ्रेंड्स फायर में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये जो फायर होता है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जी फ्रेंड्स, यदि कहीं आग लगी है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि आयर यानी कि फायर के लिए 3 चीज़ मोस्ट होता है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और फ्यूल। जी फ्रेंड्स, यानी कि ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। जी फ्रेंड्स, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन से मिलकर ही आग बनता है। यदि कहीं पे आग लगी है, इनमें से किसी एक चीज़ को हटा दिया जाए तो आपके ये फायर पे कंट्रोल पाया जा सकता है। जी फ्रेंड्स, यदि इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ को हटा दिया जाए तो हम लोग आराम से इस फायर पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, या आग किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या आग किन किन चीज़ों से लग सकती है, या आग के लिए कौन कौन से मुख्य कारक हैं, तो आप यही बताएंगे, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और फ्यूल, यानी कि ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। जी फ्रेंड्स, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन से मिलकर ही आग बना होता है। तो फ्रेंड्स यदि आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप यही आंसर देंगे। फ्रेंड्स इसके बाद आपसे पूछ दिए जाते हैं फायर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि फायर 4 प्रकार का होता है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर एंड क्लास डी फायर। फ्रेंड्स यदि बाय द वे आपसे वो पूछ देता है कि बिजली की आग लगी है तो उस वक्त हम लोग कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे, तो आप बोल देते हैं CTC। फ्रेंड्स आप CTC तो बोल दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि CTC का मतलब क्या है या CTC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। C से होता है कार्बन, T से टेट्रा, C से क्लोराइड। जी फ्रेंड्स, CTC का फुल फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। फायर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये फ्रेंड जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फायर से ये 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं कि आग किन किन कारकों से मिलकर बना होता है, और सेकेंड कि CTC का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर उसके बाद ये पूछ सकता है कि तैली गैस लगी है तो उसके लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, गैसीय आग के लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करेंगे, या क्लास ए के फायर के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते ही हैं, या पूछ दिया कि मान लीजिए लकड़ी में आग लगी है तो वो किस प्रकार की आग है, या कागज़ में लगी है तो वो किस प्रकार की आग है। तो फ्रेंड्स यदि लकड़ी, कागज़ इत्यादि में लगी जो आग होती है उसे लकड़ी की आग कहते हैं, यानी क्लास ए फायर होता है वो, जिसके लिए पानी, सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर, रेत इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा वो क्लास बी होता है आपका तैलीय गैस, जैसे पेट्रोल, डीजल इत्यादि से जो लगी गैस होती है उसे तैलीय गैस कहते हैं, जिसके लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। क्लास सी फायर होता है आपका गैसीय आग, तो गैस द्वारा जो आग लगती है उसे गैसीय आग कहते हैं, जिसके लिए ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन फायर यानी आग से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ इन 2-3 पॉइंटों को आप मेन ध्यान रखिएगा, जैसे कि आग किन कारकों से मिलकर बना होता है, बिजली की आग के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, कागज़ इत्यादि में लगी आग को कैसी आग कहते हैं। तो इन सब पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स इसके पहले मैं एक बात इसमें और बताना चाहता हूँ, जैसे सेफ्टी वाले में एक पॉइंट आता है PPE। जी फ्रेंड्स PPE। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि PPE क्या होती है या PPE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं PPE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स P का होता है पर्सनल, P से प्रोटेक्टिव, E से इक्विपमेंट। जी फ्रेंड स्वयं सुरक्षा उपकरण, यानी स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए हम जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उन्हें ही PPE कहते हैं। जी फ्रेंड्स PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अधिकतर सेफ्टी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीपीई क्या होता है या पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा 5S कॉन्सेप्ट। जी फ्रेंड्स 5S कॉन्सेप्ट। तो 5S कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि 5S कॉन्सेप्ट क्या है या 5S कॉन्सेप्ट का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स 5S कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य है अपव्यय को कम करके उत्पादकता को बढ़ाना। जी फ्रेंड्स 5S कॉन्सेप्ट जो होता है उसका मेन उद्देश्य यही होता है अपव्यय को कम करना और उत्पादकता को बढ़ाना। यदि आपसे कोई पूछता है कि 5S कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है तो आप उसे बेझिझक बोल दीजिएगा कि अपव्यय को कम करके उत्पादकता का बढ़ाना ही 5S कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य है। वो सेकंड सवाल इसमें होता है कि 5S कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। जी फ्रेंड्स 5S कॉन्सेप्ट की यदि ये कोई क्वेश्चन आप किया जाता है वाइवा में तो ये जरूर पूछा जाता है कि 5S कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड 5S कॉन्सेप्ट जापान से लिया गया है। जी फ्रेंड्स 5S कॉन्सेप्ट जापान से लिया गया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका स्टील रूल। जी फ्रेंड्स कि ये जो स्टील से बनी होती है इसे स्टील रूल कहते हैं। अधिकतर लोग गलती कर जाते हैं, इसे स्केल कह देते हैं। तो फ्रेंड्स स्केल और रूल में अंतर होता है। जी फ्रेंड्स स्केल और स्टील रूल में अंतर होता है। फ्रेंड्स ये स्टील रूल स्टैंडर्ड स्टील का बना होता है, जबकि स्केल जो होता है वो पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। इसके द्वारा वास्तविक मान लेते हैं, उसके द्वारा अनुमानित मान को लिया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग वर्कशॉपों में करते हैं। स्केल का प्रयोग ड्राइंग इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप लोग ये एक चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा कि स्टील रूल को कभी भी स्केल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स ये स्केल नहीं, ये स्टील रूल है। अभी मैंने 2-3 उदाहरण भी आपको दिए कि स्टील रूल और स्केल में क्या अंतर है। जैसे कि स्टील रूल का प्रयोग वर्कशॉपों में किया जाता है, जबकि स्केल का प्रयोग ड्राइंग इत्यादि बनाने में किया जाता है। ये स्टैंडर्ड स्टील का बना होता है, जबकि वो पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। स्केल पारदर्शी होता है, स्टील रूल अपारदर्शी होता है। इसके द्वारा स्टील रूल के द्वारा वास्तविक मान लिया जाता है, जबकि स्केल के द्वारा अनुमानित मान लिया जाता है या काल्पनिक माप को लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी स्टील रूल को स्केल मत भूलिएगा। अधिकतर बच्चे ये गलती कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसी गलती वाइवा में जाकर मत करिएगा। तो फ्रेंड्स स्टील रूल, तो सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि स्टील रूल किस धातु का बना होता है। तो फ्रेंड्स स्टील रूल स्टेनलेस स्टील या स्टैंडर्ड स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना होता है। आप इन तीनों में से कोई भी कह देते हैं तो आपका आंसर 100% करेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है कि इसका लिस्ट काउंट अल्पतमांक पूछ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम बता दें कि अल्पतमांक होता क्या है। फ्रेंड्स यानी कि स्टील रूल का अल्पतमांक पूछता है तो स्टील रूल के द्वारा छोटी से छोटी ली जाने वाली माप ही उसकी अल्पतमांक कहलाती है। यानी कि स्टील रूल वाला कम से कम जितना माप को हम ले सकते हैं वही इसका लिस्ट काउंट या अल्पतमांक कहलाता है। तो फ्रेंड्स स्टील रूल का अल्पतमांक mm में 0.5 mm या 1/2 mm होता है, जबकि इंच में 1/64 इंच होता है। फ्रेंड्स ये ऊपर जो 2 टिक दिया जाता है इसका मतलब इंच होता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपसे ऐसे mm और इंच में ना पूछ के कह देते हैं कि स्टील रूल का मीट्रिक पद्धति में लिस्ट काउंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स मीट्रिक पद्धति में इसका लिस्ट काउंट हो जाता है 0.5 mm। यदि आपसे ब्रिटिश में पूछा जाता है तो ब्रिटिश में आप बताएंगे 1/64 इंच। या आपसे पूछ दिया जाता है कि FPS सिस्टम, यदि FPS सिस्टम कहता है तो भी आप 1/64 इंच ही बताएंगे। यानी FPS सिस्टम भी ब्रिटिश सिस्टम होता है। तो ब्रिटिश सिस्टम में स्टील रूल का लिस्ट काउंट 1/64 इंच होता है, जबकि मीट्रिक सिस्टम में आपका लिस्ट काउंट 0.5 mm या 1/2 mm होता है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका ट्राई स्क्वायर हो जाता है।
एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर स्टील रूल आपसे पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का मापी टूल है, तो फ्रेंड्स ये एक साधारण मापी टूल है। इसके द्वारा साधारण मापों को लिया जाता है। जी फ्रेंड्स, यदि आपसे कोई पूछ देता है कि स्टील रूल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स स्टील रूल का हिंदी नाम इस्पाती पैमाना होता है। जी फ्रेंड्स, यदि कोई वाइबा में आपसे पूछ देता है कि स्टील रूल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स स्टील रूल को हिंदी में इस्पाती पैमाना कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यदि इसी में आपसे कोई क्वेश्चन कर देता है कि मान लीजिए ये स्टील रूल तो चौड़ा में है, अगर मान हमें किसी सकरे स्थान पे मेजरिंग करनी है तो हम किस स्टील रूल का प्रयोग करेंगे, तो फ्रेंड्स यदि हमें सकरे स्थान पर मेजरिंग करनी है तो हम लोग नैरो रूल का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, नैरो रूल देखने में बिल्कुल स्टील रूल के समान ही होता है। ये जो साधारण स्टील रूल है इसके समान ही होता है नैरो रूल भी, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो कम होती है। फ्रेंड्स उसकी चौड़ाई लगभग 5 mm होती है। जी फ्रेंड्स, उसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 5 mm होती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ट्राई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ट्राई स्क्वायर आप जानते ही हैं कि ट्राई स्क्वायर में आपसे पूछ दिया जाता है कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग बताइए, ट्राई स्क्वायर का भाग बताइए। तो फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसी भी जॉब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग फ्लैटनेस चेक करने के लिए भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप बता दीजिएगा कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसी जॉब की स्क्वायरनेस व फ्लैटनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें दो भाग होते हैं, पहला ब्लेड होता है, दूसरा स्टॉक होता है। फ्रेंड्स इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो पतला वाला भाग होता है वो ब्लेड होता है, जबकि जो ये मोटा वाला भाग होता है वो स्टॉक होता है। यदि इसके साइज़ के बारे में कहते हैं तो फ्रेंड्स आप बता दीजिएगा कि इसका साइज ब्लेड की पूरी लंबाई से लेते हैं, यानी कि ब्लेड के ऊपरी भाग से स्टॉक के अंदर ये जो निचला सिरा होता है इस पूरी लंबाई से ही ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। यानी कि स्टॉक के अंदर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ब्लेड के ऊपरी सिरे तक की जो दूरी होती है यही ट्राई स्क्वायर का साइज होता है। तो आइए फ्रेंड्स आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन सेट। जी फ्रेंड्स, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। यदि आप वाइबा देने गए हैं तो कॉम्बिनेशन सेट से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, अब ये वाइबा लेने वाले के ऊपर है कि कितना क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वाइबा में कॉम्बिनेशन सेट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन सेट में जैसे आपसे पूछ दिया कि कॉम्बिनेशन सेट क्या है, तो फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन सेट एक प्रकार का मार्किंग व चेकिंग टूल होता है। जी फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन सेट एक प्रकार का मार्किंग व चेकिंग टूल होता है जिसमें एक रिजिड रूल के साथ 3 हेड लगे होते हैं। यदि आपसे कोई इतना भी पूछता है कि कॉम्बिनेशन सेट क्या है तो आप इतना भी बोल देते हैं तो आपका आंसर एकदम सटीक होता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये इस वाले हेड के उठा के पूछ देता है कि ये कौन सा हेड है, तो फ्रेंड्स इसमें जो ये वाला हेड होता है ये होता है आपका स्क्वायर हेड। जी फ्रेंड्स, स्क्वायर हेड, इसके द्वारा स्क्वायरनेस व फ्लैटनेस चेक करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि इसका ये वाला एक भाग जो है यह 45 डिग्री पे होता है, जबकि ये भाग 90 डिग्री पे होता है। जी फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्क्वायर हेड में एक सिरा तो 90 डिग्री में होता है तथा दूसरा सिरा कितने डिग्री में होता है, तो फ्रेंड्स ये जो दूसरा सिरा है ये 45 डिग्री में होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जी फ्रेंड्स, ये जो दूसरा सिरा है वो 45 डिग्री में होता है। इसके द्वारा 45 डिग्री के एंगल को चेक किया जा सकता है। फ्रेंड्स आप ध्यान दे पा रहे हैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर का स्पिरिट लेवल लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बनता है कि स्क्वायर हेड द्वारा जब हम फ्लैटनेस चेक करते हैं तो किसकी सहायता से करते हैं, तो फ्रेंड्स स्क्वायर हेड द्वारा जब फ्लैटनेस को चेक किया जाता है तो स्पिरिट लेवल की सहायता से ही हम लोग फ्लैटनेस को चेक करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। फ्रेंड्स आप ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्क्राइबर भी लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी अधिकतर पूछा जाता है कि कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में जो स्क्राइबर लगा होता है उसका क्या नाम है। तो फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में जो स्क्राइबर लगा होता है उसे नोब स्क्राइबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्क्राइबर लगा हुआ है जिसका प्रयोग कॉम्बिनेशन सेट चलाते समय ज़रूरत पड़ने पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ये तो बात हो गई स्क्वायर हेड की। दूसरा आता है आपका प्रोटेक्टर हेड। जी फ्रेंड्स, दूसरा होता है प्रोटेक्टर हेड। तो फ्रेंड्स प्रोटेक्टर हेड पे तो आप पहले जान लीजिए कि इसके द्वारा हम लोग किसी एंगल को चेक करते हैं, वो मापते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ दिया गया कि मान लीजिए कि ये
प्रोटेक्टर हेड है, आपको सामने रख दिया और पूछ दिया कि प्रोटेक्टर हेड का अल्पतमांक बताइए, या प्रोटेक्टर हेड द्वारा कम से कम कितने डिग्री के माप को चेक कर, कितने डिग्री के माप सकते हैं। तो फ्रेंड्स अधिकतर बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है उसे 0 डिग्री बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स कभी भी प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट अल्पतमांक या प्रोटेक्टर द्वारा मापी जाने वाली कम से कम डिग्री 0 डिग्री नहीं होती है, ये होती है 1 डिग्री। जी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1 डिग्री। लेकिन मैंने देखा है अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं कि 1 डिग्री की जगह 0 डिग्री बोलते हैं। अरे यार 0 डिग्री भी कोई एंगल होती है, 0 डिग्री का मतलब ही है कि कोई एंगल ही नहीं है। तो फ्रेंड 0 डिग्री तब उसका अल्पतमांक कैसे हो सकता है? लेकिन अधिकतर बच्चे ये चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और 0 डिग्री बोल के चले आते हैं, जो आंसर एकदम रॉन्ग होता है। तो फ्रेंड्स आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो हमेशा 1 डिग्री होता है। जी फ्रेंड्स प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट अल्पतमांक 1 डिग्री होता है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट जो हेड है आप देख पा रहे हैं, ये सेंटर हेड है। जी फ्रेंड्स इसमें ये जो भी आकृति बना हुआ है ये 90 डिग्री में होता है। यदि आपसे कोई इसका एंगल पूछ दे तो बताइएगा कि ये 90 डिग्री में बना होता है। इसके द्वारा किसी गोलाकार जॉब या वर्गाकार जॉब की सेंटर को ज्ञात किया जाता है। जी फ्रेंड्स इसके द्वारा गोलाकार जॉब तो करते ही, साथ में अगर मेन इसका पर्पज़ तो यही है कि ये गोलाकार जॉब का सेंटर ज्ञात करता है। यदि पूछ देता है कि अगर गोलाकार जॉब के अलावा भी किस आकृति के जॉब के सेंटर को ज्ञात कर सकते हो, तो फ्रेंड्स गोलाकार के अलावा ये वर्गाकार जॉब का भी सेंटर ज्ञात कर सकता है। जी फ्रेंड्स इसके द्वारा गोलाकार के अलावा स्क्वायर जॉब के भी सेंटर को ज्ञात किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें यही सब क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसके स्क्राइबल से बन जाएगा, स्प्लिट लेवल के बारे में बन जाएगा, ये जो 45 डिग्री का एंगल है उस पर क्वेश्चन बनते हैं, प्रोटेक्टर हेड के डिग्री पे बनते हैं। पूछ देता है कि प्रोटेक्टर हेड पे जो डिस्क लगे होते हैं उसमें कितनी डिग्री होती है। तो फ्रेंड्स प्रोटेक्टर हेड पे जो डिग्री जो ये डिस्क लगा होता है, इस डिस्क पे 0 से लेकर 180 डिग्री तक के निशान अंकित होते हैं। जी फ्रेंड्स इस पे 0 से 180 डिग्री तक के ग्रेजुएशन बने होते हैं। फ्रेंड्स निशान, चिन्ह या ग्रेजुएशन में कभी भी कोई डिफरेंट नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला हमारा आता है प्रोटेक्टर। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि प्रोटेक्टर कुछ इस टाइप का होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रोटेक्टर की आकृति कैसी होती है, तो फ्रेंड्स आपने तो ये अर्धवृत्ताकार वाला देखा है, तो आंख मूंद के सब बच्चे बोल देते हैं कि अर्धवृत्ताकार होता है। तो फ्रेंड्स प्रोटेक्टर सिर्फ अर्धवृत्ताकार नहीं होता है, जब आप 360 डिग्री वाला प्रोटेक्टर लेते हैं तो वो पूरा गोलाकार यानी वृत्ताकार होता है। तो फ्रेंड्स यदि कोई आपसे पूछे कि प्रोटेक्टर की आकृति कैसी होती है, तो फ्रेंड्स प्रोटेक्टर की आकृति अर्धवृत्ताकार व वृत्ताकार दोनों होती है। जबकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि अर्धवृत्ताकार देखे रहते हैं तो अर्धवृत्ताकार बोल के चले आते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि अर्धवृत्ताकार में क्या है, 0 से लेकर 180 तक है। जब ये 0 से 180 है तो जब ये 180 से ये 360 जाता है तो ये पूरा वृत्त के आकार का बन जाता है। यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गए, जब 180 से ये 360 वाला पूरा करता है तो ये एक राउंड बन जाता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोटेक्टर होता है ये अर्धवृत्ताकार व वृत्ताकार दोनों टाइप्स का होता है। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो जैसा कि मैंने ऊपर प्रोटेक्टर हेड में भी बताया था कॉम्बिनेशन सेट के, इसमें भी बता रहा हूँ। इस बात को तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 1 डिग्री होता है। बाकी बच्चों की तरह आप लोग गलती मत करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो प्रोटेक्टर होता है उसका लिस्ट काउंट 1 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स प्रोटेक्टर में ये 2 क्वेश्चन मोस्ट हैं, ये 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यदि अगर प्रोटेक्टर से क्वेश्चन उठाए गए तो। नेक्स्ट आता है हमारा कैलिपर। तो फ्रेंड्स कैलिपर में मोस्ट क्वेश्चन सब ये आता है कि किस टाइप के कैलिपर द्वारा हम आसानी से माप ले सकते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा आंसर है कि स्प्रिंग जॉइंट टाइप जो कैलिपर होते हैं उनके द्वारा माप को आसानी से लिया जा सकता है।
ये सब क्वेश्चन तो सब आसानी जानते हैं। ये आउटसाइड कैलिपर है तो इसके द्वारा बाहरी माप लेंगे, ये इनसाइड कैलिपर है तो इसके द्वारा अंदरूनी माप लेंगे। तो इसलिए इन सब में ये सब क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा जो यूनिक क्वेश्चन है वो ये होते हैं कि किस टाइप के डिवाइडर द्वारा हम आसानी से या जल्दी से माप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा स्प्रिंग टाइप जॉइंट डिवाइडर वाले डिवाइडर हुआ या कैलिपर हुआ, इनसाइड आउटसाइड कोई भी है, अगर स्प्रिंग जॉइंट वाला है तो आप आसानी से माप लेंगे। क्योंकि यदि फर्म जॉइंट वाला होता है तो आप किसी माप को लेने के लिए एक बार खोलते हैं, हो सकता है कम खुले या ज़्यादा खुले, तो आपको कई बार में उस माप को सेट करना होता है। जबकि स्प्रिंग टाइप वाले में क्या होता है, यहाँ पे एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है, आप इसे खोलते हैं और ज़रूरत के हिसाब से खोल के माप को सेट करके इसे बंद कर देते हैं। तो इसके द्वारा हम आसानी से और जल्दी से किसी भी माप को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैलिपर किस धातु का बना होता है। तो फ्रेंड्स कैलिपर प्राय माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील दोनों धातु का बना होता है। जी फ्रेंड्स, यदि माइल्ड स्टील का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि यदि माइल्ड स्टील का है तो उसके पॉइंट को क्या करेंगे, केस हार्ड करेंगे या हार्ड एंड टेम्पर करेंगे। तो फ्रेंड्स इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइल्ड स्टील से बनी कोई भी चीज़ होगी तो उसके पॉइंट को केस हार्ड किया जाएगा, न कि हार्ड एंड टेम्पर्ड। अधिकतर बच्चे यही बोलते हैं कि माइल्ड स्टील को भी हार्ड और टेम्पर्ड बोल के चले आते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये गलती मत दोहराइएगा, इस बात को आप एकदम गार्ड मान लीजिए कि माइल्ड स्टील से बने कोई भी पार्ट्स होंगे तो उसे सिर्फ केस हार्ड किया जाएगा, हार्ड एंड टेम्पर्ड माइल्ड स्टील को नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स इस बात को ध्यान रखिएगा कि माइल्ड स्टील से बने कैलिपर को केस हार्ड व हाई कार्बन स्टील से बने कैलिपर को हार्ड व टेम्पर्ड करते हैं। फ्रेंड्स इस कैलिपर में ही एक होता है जेनी कैलिपर। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि गोल जाप का सेंटर ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जेनी कैलिपर। या ये पूछा जा सकता है कि जेनी कैलिपर का कार्य बताइए। तो फ्रेंड्स जेनी कैलिपर द्वारा समांतर लाइन खींची जाती है एवं गोल जाप का सेंटर ज्ञात किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस बात को आप मत भूलिएगा कि जेनी कैलिपर का प्रयोग गोल जाप का सेंटर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कैलिपर से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि जेनी कैलिपर के दो अन्य नाम बताइए। जी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जेनी कैलिपर का दो अन्य नाम होता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर। जी फ्रेंड्स जेनी कैलिपर को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर एंड ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें तो जेनी कैलिपर नहीं है, जेनी कैलिपर में आप देखेंगे तो उसका एक सिरा नुकीला व एक सिरा 90 डिग्री में अंदर की ओर घुमा होता है। जी फ्रेंड्स इस टाइप का जेनी कैलिपर होता है। इसे जेनी कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर तीनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है हमारा स्क्राइबर। जी फ्रेंड्स स्क्राइबर, सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि स्क्राइबर किस धातु का बना होता है। तो फ्रेंड्स ये जो स्क्राइबर होता है यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जी फ्रेंड्स स्क्राइबर हमेशा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये आप देख रहे हैं कि ये एक क्रॉस टाइप की इस पर डिजाइनिंग एक आपको दिख रही होगी, एक आकृति दिख रही होगी। फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं कि ये इसके बॉडी के ऊपर नर्लिंग की गई है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स ये एक नर्लिंग है जिसे नल्ड नामक कटिंग टूल द्वारा किया जाता है। नर्लिंग एक प्रकार की क्रिया है जो पार्ट्सों के ऊपर की जाती है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये नर्लिंग क्यों की गई है। तो फ्रेंड्स आप उसे एक सिंपल सा जवाब दीजिएगा कि फ्रेंड कि जब हम कार्य क्रिया करते हैं तो कार्य करते समय वो फिसले ना, अच्छे ग्रिपिंग के लिए पार्ट्सों के ऊपर ग्रिपिंग की गई होती है। जी फ्रेंड्स ये जो नर्लिंग होती है यह अच्छी ग्रिपिंग के लिए की जाती है ताकि कार्य करते समय यह फिसले ना। इस नर्लिंग का मेन उद्देश्य यही होता है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्क्राइबर का साइज कैसे ले, साइज कितना होता है या BIS के अनुसार स्क्राइबर का साइज बताइए। तो फ्रेंड्स BIS के अनुसार स्क्राइबर का साइज 125 mm से 250 mm होता है। जी फ्रेंड्स स्क्राइबर का साइज 125 mm से 250 mm तक होता है। इसमें दो मोस्ट
क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसे हमेशा नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि जो स्क्राइबर का पॉइंट है उसे कितने डिग्री में ग्राइंड किया जाता है। जी फ्रेंड्स, जो स्क्राइबर का पॉइंट होता है उसे कितने डिग्री में ग्राइंड किया जाता है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स स्क्राइबर का जो पॉइंट है उसे 12 से 15 डिग्री में ग्राइंड किया जाता है। जी फ्रेंड्स, स्क्राइबर के पॉइंट को 12 से 15 डिग्री के एंगल में ग्राइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्राइबर चलाते समय हमें उसे कितने डिग्री के एंगल पर झुकाकर चलाना चाहिए। जी फ्रेंड, जब हम स्क्राइबर द्वारा कोई कार्य करते हैं तो उसे कितने डिग्री के एंगल पर चलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स स्क्राइबर द्वारा कार्य क्रिया करते समय हमें 30 से 35 डिग्री के एंगल पर स्क्राइबर को चलाना चाहिए। जी फ्रेंड्स, जब हम स्क्राइबर द्वारा कोई कार्य क्रिया करते हैं तो हमें 30 से 35 डिग्री उसे जरूर झुकाना चाहिए और झुकाकर उसे अपनी ओर खींचना चाहिए, न कि अपोजिट साइड ले जाना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम अपोजिट साइड अगर उसे पुश करते हैं तो क्या होता है कि जो मार्किंग मीडिया का लेप होता है वो उखड़ने लगता है। इसलिए कभी भी स्क्राइबर को उल्टा नहीं चलाना चाहिए, हमेशा अपनी तरफ खींचना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, यह है ट्रेमल। ये फ्रेंड्स यदि आपके सामने ट्रेमल है, आपसे पूछ दिया जाता है कि ट्रेमल का साइज कहाँ से लेते हैं, तो फ्रेंड्स ट्रेमल का जो साइज होता है वो इसके बीम की पूरी लंबाई से लिया जाता है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये बीम लगी हुई है, इस बीम की पूरी लंबाई से ही इसके साइज को लिया जाता है, जो कि 150 से 500 mm होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेमल का कार्य बताइए। तो फ्रेंड्स डिवाइडर द्वारा जिन वृत्त या चापों को नहीं लगाया जा सकता, ऐसे चापों को लगाने के लिए हम लोग ट्रेमल का प्रयोग करते हैं, या बड़े साइजों के वृत्त व चाप लगाने के लिए हम लोग ट्रेमल का प्रयोग करते हैं, जिसका अधिकतर प्रयोग शीट मेटल पे किया जाता है। जी फ्रेंड्स, ट्रेमल का प्रयोग शीट मेटल पे किया जाता है बड़े साइज के वृत्त व चाप लगाने के लिए। यदि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ट्रेमल के द्वारा अधिक से अधिक कितने mm का वृत्त लगाया जा सकता है, तो फ्रेंड्स ट्रेमल के द्वारा mm में 1800 mm व इंच में 72 इंच तक के वृत्त को लगाया जा सकता है। जी फ्रेंड्स, ट्रेमल में ये 2-3 क्वेश्चन मोस्ट पूछे जाते हैं कि ट्रेमल का साइज कैसे लेते हैं, ट्रेमल का प्रयोग बताइए, एवं ट्रेमल के द्वारा बड़ा से बड़ा वृत्त कितने mm या कितने इंच का लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ट्रेमल का साइज इसके बीम की लंबाई से लेते हैं, जो कि 150 से 500 mm होता है। ट्रेमल का प्रयोग बड़े साइज के वृत्त व चाप लगाने के लिए करते हैं, या ट्रेमल का प्रयोग डिवाइडर की अपेक्षा बड़े साइज का वृत्त व चाप लगाने के लिए करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ट्रेमल के द्वारा mm में 1800 mm तथा इंच में 72 इंच तक के वृत्त व चाप लगाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने है भी ब्लॉक। जी फ्रेंड्स, भी ब्लॉक से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसी गोल जॉब को सहारा देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, या भी ब्लॉक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल जॉब को सहारा देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड्स गोल जॉब को सहारा देने के लिए हम लोग भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, भी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। या आपसे पूछा जाए कि भी ब्लॉक का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो फ्रेंड्स भी ब्लॉक का प्रयोग गोल जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछा जाता है कि इस पर ये जो क्लैंप लगा होता है ये कौन सा क्लैंप है, तो फ्रेंड्स इसे यू क्लैंप कहा जाता है। जी फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि इसकी आकृति यू के समान है, ये मतलब भी ब्लॉक में लगती है तो उल्टा यू बन जाता है, लेकिन इसकी आकृति यू समान है इसलिए इसे यू क्लैंप कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछ दिया जाता है कि भी ब्लॉक किस धातु का बना होता है, तो फ्रेंड्स भी ब्लॉक प्राय कास्ट आयरन का बना होता है। यही 2-3 क्वेश्चन भी ब्लॉक में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पंच। जी फ्रेंड्स, पंच। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ दिया जाता है कि पंच किस धातु का बना होता है, तो फ्रेंड्स पंच प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आपसे ये क्वेश्चन हो गया, आपसे पूछ दिया गया कि पंच के भागों को बताइए। तो फ्रेंड्स पंच में 3 भाग होते हैं। ये ऊपर के भाग को हेड कहते हैं, बीच वाला भाग बॉडी होता है और नीचे वाला भाग पॉइंट होता है, या वर्किंग पॉइंट होता है, वर्किंग एज होता है, कुछ भी कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि पंच किस धातु का बना होता है, तो पंच हाई कार्बन स्टील का बना होता है। पंच के भागों के बारे में पूछ दिया तो पंच में 3 भाग होते हैं, हेड होता है, बॉडी होता है, पॉइंट होता है। और इसमें भी आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स नर्लिंग की गई है। यदि पूछा गया कि ये नर्लिंग क्यों है, तो मैंने ऊपर ही बताया कि अच्छे ग्रिपिंग के लिए नर्लिंग का प्रयोग करते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डॉट पंच का एंगल क्या होता है। तो डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है। आपसे पूछा गया कि ड्रिल करने से पहले किस पंच का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स ड्रिल करने से पहले सेंटर को बड़ा करने के लिए हम लोग सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, जिसका तो पूछा जाएगा कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो फ्रेंड्स सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जी फ्रेंड्स, पंचों में ये जो एंगल वाले क्वेश्चन हैं ये जरूर पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन तो मोस्ट होता है कि ड्रिल करने से पहले हम लोग किस सेंटर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखेंगे कि ड्रिल करने से पहले हम लोग सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं, जिससे निशान गहरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स प्रिक पंच का प्रयोग हम लोग सीट मेटल पे करते हैं। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीट मेटल पे किस पंच का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स प्रिक पंच का प्रयोग सीट मेटल पे किया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि प्रिक पंच का पॉइंट एंगल बताइए। तो फ्रेंड्स प्रिक पंच का जो पॉइंट एंगल है वो 30 डिग्री होता है। जी फ्रेंड्स, जैसे डॉट पंच का 60 डिग्री हो गया, सेंटर पंच का 90 डिग्री, इसी प्रकार जो प्रिक पंच होता है उसका एंगल 30 डिग्री होता है, जिसका प्रयोग सीट मेटल जॉबों पे करते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डिवाइडर के पॉइंट को सेट करने के लिए हम लोग किस पंच का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, कभी कभी ये क्वेश्चन भी टच होता है अक्सर वाइवा में कि डिवाइडर के पॉइंट को सेट करने के लिए हम लोग किस पंच का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स डिवाइडर के पॉइंट को सेट करने के लिए भी हम लोग प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हल्के निशान लगते हैं। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सीट मेटल पतले चद्दर होते हैं, तो इसलिए उस पर प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा जो डॉट लगता है वो हल्का लगता है। फ्रेंड्स इसमें एक ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा पंच है जिसमें हैमर का प्रयोग नहीं करना होता। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग तो जानते हैं कि हैमर द्वारा पंच द्वारा जब हम लोग पंचिंग करते हैं तो हमें हैमर से चोट मारनी होती है। हैमर से चोट मार के हम लोग पंचिंग करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक पंच ऐसा भी होता है जिसमें हैमर की चोट मारने की आवश्यकता नहीं होती है। जी फ्रेंड्स, उस पंच को कहते हैं ऑटोमेटिक पंच। जी फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक पंच एक ऐसा पंच होता है जिसमें हैमर की चोट मारने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे उंगली के प्रेशर द्वारा ही हम लोग पंच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो गया कि ऐसा कौन सा पंच है जिस पे हैमर की चोट मारने की आवश्यकता नहीं होती। तो ध्यान रखिए वो पंच होता है ऑटोमेटिक पंच। अगर इसके एंगल के बारे में पूछा जाता है तो ये 3 एंगलों में होता है, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री। जी फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक पंच में 3 डिग्रियाँ होती हैं। 45 डिग्री का भी ऑटोमेटिक पंच होता है, 60 डिग्री भी होता है और 90 डिग्री भी होता है। तो फ्रेंड्स इस बात को याद रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसी गोल जाप का सेंटर ज्ञात करने के लिए हम लोग किस पंच का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, इसमें मोस्ट क्वेश्चन होता है कि गोल जाप का सेंटर ज्ञात करने के लिए हम लोग किस पंच का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए हम लोग बेल पंच का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, बेल पंच का प्रयोग करते हैं, जो कि बेल यानी कि घंटी के आकार का होता है। उसके बीच में पॉइंट होता है जो कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेंटर पे जाके टच होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा कि गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए हम लोग बेल पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नर्म धातुओं में होल करने के लिए हम लोग किस पंच का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स नर्म धातु में होल करने के लिए हम लोग अक्सर हालो पंच का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स, हालो पंच का प्रयोग हम लोग नर्म धातुओं में, जैसे मान लीजिए हमें चमड़े में ही होल करना है तो उसके लिए हम लोग हालो पंच का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई पंचों की। अब आता है आपका वाइस। जी फ्रेंड्स, वाइस सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप इसे सिर्फ इस नाम से जानते होंगे कि इसे बेंच वाइस करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसे सिर्फ बेंच वाइस ही नहीं कहा जा सकता, इसे समांतर जाप बेंच वाइस भी कहते हैं, पैरेलल जाप बेंच वाइस कहते हैं, इंजीनियर वाइस भी कहते हैं। जी फ्रेंड, अक्सर कॉम्पिटिशनों में इसी इंजीनियर वाइस के नाम से बोला जाता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि इसे बेंच वाइस तो कहते ही हैं क्योंकि ये बेंच पे फिट होता है, लेकिन बेंच वाइस के साथ साथ इसे पैरेलल जा बेंच वाइस या पैरेलल जा वाइस या इंजीनियर वाइस भी कहा जाता है। फ्रेंड्स तो वाइस से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइस का साइज कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स वाइस का साइज जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। ये फ्रेंड्स वाइस का साइज उसके जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स फिर वाइस में दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि वाइस को फर्श से कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है। तो फ्रेंड्स वाइस को फर्श से 3.5 फीट
या 42 इंच या कारीगर के केहूनी के ऊंचाई के बराबर पे फिट किया जाता है। जी फ्रेंड्स, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइस को फर्श से कितने ऊंचाई पर फिट किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं 3.5 फीट या 42 इंच या कारीगर के केहूनी के ऊंचाई के बराबर। तो फ्रेंड्स, इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन है, आजकल अधिकतर मैं देख रहा हूँ कॉम्पिटिशनों में पूछा जा रहा है कि वाइस की हैंडल की लंबाई वाइस के साइज से कितनी गुना होती है। जी फ्रेंड्स, अधिकतर ये क्वेश्चन टच हो रहा है आजकल कि वाइस के हैंडल की जो लंबाई होती है वो वाइस के साइज की अपेक्षा कितने गुना होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 3.5 गुना। जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका 3.5 गुना। तो फ्रेंड्स, बेंच वाइज से लगभग यही 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको इसके चैप्टर वाले में के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। आप लोग जाइए और उसे देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका हैमर। जी फ्रेंड्स, हैमर। तो फ्रेंड्स, हैमर में अधिकतर आपका पूछा जाता है कि हैमर के किस भाग को नर्म रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, हैमर का जो ये बीच वाला भाग होता है, यानी ये तो पिन हो गया, ये फेस हो गया, तो फेस और पिन के बीच वाला जो भाग होता है उसे चेक कहते हैं और उस भाग को ही नर्म रखा जाता है। हैमर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि हैमर के किस भाग को नर्म रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, हैमर के चिक को नर्म रखा जाता है। आपसे पूछ दिया गया कि रिविटिंग करने के लिए हम लोग हैमर के किस भाग का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर रिविटिंग करने के लिए हम लोग पेन का यूज करते हैं। आपसे पूछ दिया गया कि बॉल पेन हैमर का वजन बताइए या हैमर का वजन कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जरूर टच होता है कि हैमर का साइज कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हैमर का साइज उसके वजन से लिया जाता है, इसके लेंथ से नहीं लिया जाता। जबकि अधिकतर बच्चे बोल देते हैं कि इसकी बॉडी के पूरी लेंथ से लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हैमर का साइज उसके वजन से लिया जाता है, जो कि BIS के अनुसार 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। ये फ्रेंड्स, हैमर का साइज BIS के अनुसार 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि हैमर द्वारा कार्य क्रिया करते समय, यानी हैमरिंग करते समय, हमें हैंडल को ऊपर से कितना छोड़ के पकड़ना चाहिए। जी फ्रेंड, ये क्वेश्चन हमेशा टच होता है कि हैमरिंग करते समय हैंडल को कितना दूरी छोड़कर पकड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हैमर द्वारा हैमरिंग करते समय हैंडल को ऊपरी सिरे से 15 से 30 mm छोड़कर ही पकड़ना चाहिए। इसमें एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि हैमर को पास से पकड़कर प्रयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जी फ्रेंड्स, यदि हैमर के हैंडल को पास से पकड़कर यूज कर रहे हैं तो उस क्रिया को क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के हैमरिंग को क्रिया को चोकिंग क्रिया कहा जाता है। जी फ्रेंड्स, इस प्रकार जो कार्य क्रिया होती है उसे चोकिंग क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। तो फ्रेंड्स, हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड में जैसे ही हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड में आप आते हैं तो वाइवा में अक्सर ब्लेड और हेक्सा फ्रेम को अलग अलग रखा जाता है। आपसे फ्रेम उठा के पूछा जाता है कि इसका कार्य बताइए, तो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि हेक्सा फ्रेम से कहते हैं कि इसके द्वारा धातु की कटिंग की जाती है या किसी पार्ट को काट कर 2 भागों में अलग किया जाता। मेरे भाई, ये बताओ हेक्सा फ्रेम से आप कैसे कटिंग कर सकते हो जब तक कि उसमें ब्लेड समायोजित नहीं करोगे। बिना ब्लेड अटैच किए क्या आप हेक्सा फ्रेम से कटिंग कर सकते हो? लेकिन बच्चे इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते हैं। कभी भी वाइवा में पूछा जाता है कि हेक्सा फ्रेम का प्रयोग बताइए, तो झट से बोल देते हैं कि हेक्सा फ्रेम का प्रयोग धातु को काट कर 2 पार्टों में अलग करने के लिए किया जाता है, धातु को काटने के लिए किया जाता है। अरे मेरे भाई, हेक्सा फ्रेम से कैसे काट सकते हो जब तक कि उसमें ब्लेड नहीं लगाओगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ये होता है कि हेक्सा फ्रेम का प्रयोग हेक्सा ब्लेड को सही पोजीशन में बांधने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखते हो। वाइवा में हेक्सा में ये क्वेश्चन 100% टच होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन 100% टच होना ही होना है। हर एक वाइवा में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हेक्सा फ्रेम आपके सामने दे दिया गया और पूछ दिया गया कि इसका प्रयोग बताइए, तो आप अधिकतर बच्चे यही गलती कर जाते हैं, हेक्सा फ्रेम को बोल देते हैं कि इसके द्वारा धातु की कटिंग की जाती है। भाई, हेक्सा फ्रेम से कैसे कटिंग होगी?
आप ही बताओ फ्रेंड्स, क्या हेक्सा फ्रेम से कटिंग की जा सकती है? नहीं, जब तक कि उसमें ब्लेड को समायोजित नहीं करेंगे कटिंग नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स ये इसमें एक मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो कि हमेशा वाइवा में पूछी जाती है। दूसरा क्वेश्चन होता है ब्लेड की साइज़ बताइए। तो फ्रेंड्स ब्लेड की साइज बोल देते हैं कि ब्लेड की पूरी लंबाई से। भाई ब्लेड की पूरी लंबाई से नहीं ली जाती, एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर तक के बीच की दूरी से ली जाती है। ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, जैसे एक ये मैंने ब्लेड बना दिया, तो एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर तक के बीच की जो दूरी होती है वही हेक्सा ब्लेड की साइज होती है। जो अब ये पूछ दिया गया कि हेक्सा ब्लेड किस धातु का बना होता है, तो फ्रेंड्स हेक्सा ब्लेड प्रायः हाई कार्बन स्टील एलॉय स्टील का बना होता है। तो फ्रेंड्स हेक्सा ब्लेड जो होता है वो प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अगर फ्रेम पूछता है तो फ्रेंड्स फ्रेम माइल्ड स्टील का बना होता है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि हेक्सा फ्रेम माइल्ड स्टील व हेक्सा ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया वो तो मोस्ट है, वो हर एक वाइवा में पूछा ही जाता है, उस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है फाइल। तो फ्रेंड्स फाइल में सबसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फाइल किस धातु का होता है। तो फ्रेंड्स फाइल हाई कार्बन स्टील का होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि फाइल का कितना भाग समानांतर और कितना भाग टेपर होता है। जी फ्रेंड्स फाइल में ये क्वेश्चन तो टच होना ही होना है। तो फ्रेंड्स फाइल का 2/3 भाग समानांतर तथा 1/3 भाग पॉइंट की ओर टेपर होता है, न कि शोल्डर की ओर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो टेपर होता है वो पॉइंट की तरफ होता है, 1/3 भाग। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि फाइल के लेंथ को, फाइल की लंबाई को कहाँ से लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइल की लंबाई को शोल्डर से पॉइंट तक लिया जाता है। और फिर इसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि फाइल के किस भाग को नर्म रखा जाता है। तो फ्रेंड्स फाइल का जो टैंग होता है उस भाग को ही नर्म रखा जाता है, बाकी भाग को हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है, जबकि टैंक को वैसे ही नर्म छोड़ दिया जाता है। तो इसमें ये सब मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। बाकी तो फाइल के बारे में पूरे डिटेल में मैंने चैप्टर में समझा रखा है, आप लोग वहाँ से जाकर फाइल के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन को टच करूँगा। फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा फाइल है जो पूरी चौड़ाई में यानी पूरी लंबाई में उसकी चौड़ाई समान होती है। तो फ्रेंड्स वो हैंड फाइल होता है। तो फ्रेंड्स हैंड फाइल तो होता है, आपसे अगर वो हैंड फाइल की जगह सेफ एज फाइल बोल दिया तो तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि हैंड फाइल को ही सेफ एज फाइल भी कहते हैं। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हैंड फाइल को सेफ एज फाइल क्यों कहते हैं, तो फ्रेंड्स हैंड फाइल को सेफ एज फाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सिर्फ एक एज पे दांते बने होते हैं। तो एक एज पर दांते बने होने से क्या फ़ायदा है, यदि कोई हम ऐसा जॉब बना रहे हैं जिसमें 2 संलग्न भुजा को फिनिश करनी है, हम एक भुजा को तो 90 डिग्री में बिल्कुल सही फिनिश कर लिए और हमें दूसरी भुजा पे फाइलिंग करनी है। तो ऐसे में यदि दोनों साइड एज होगा, अगर हम सरफेस भी बनाएंगे तो उसका एज दूसरे भुजा में टच होगा, तो जिससे क्या होगा कि दूसरी जो भुजा हम लोग फिनिश किए उसे भी ख़राब कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सेफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसके एक एज पे दांते नहीं होते। तो जिस एज पे दांते नहीं होंगे उसे हम लोग फिनिश भुजा के तरफ करके आराम से फाइलिंग करेंगे, जिससे हमारी भुजा भी ख़राब नहीं होगी, इसलिए इसे सेफ एज फाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फाइल है जिसके सिर्फ एक एज पे दांते कटे होते, तो उसका भी राइट आंसर होगा सेफ एज फाइल। इस फाइल में एक फाइल आती है नाइफ एज फाइल। तो फ्रेंड्स नाइफ एज फाइल में आपसे ये पूछ दिया जाता है कि नाइफ एज फाइल का जो नुकीला वाला भाग होता है उसका जो एक एज होता है उसे कितने डिग्री में ग्राइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स नाइफ एज फाइल का जो एज होता है उसे 10 डिग्री में ग्राइंड किया गया होता है। जी फ्रेंड सेफ एज फाइल का जो एज होता है वो 10 डिग्री में बना होता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट हैं और अधिकतर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछ दिया गया है कि फाइल की चौड़ाई की अपेक्षा कम चौड़ी सतहों पर हमें फाइलिंग करनी है तो हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे कंडीशन में हम लोग टेपर ऑफ फाइल का प्रयोग करते हैं, यानी जो फाइल के आगे का टेपर भाग है उसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग से पूछा गया कि जैसे फाइल तो सही है, फाइल आपको दे दी गई, लेकिन आप किसी जॉब पे काम कर रहे हैं लेकिन फाइलिंग नहीं हो पा रही है या स्लिप कर रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कि ऐसा पिनिंग ऑफ फाइल के कारण होता है।
तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है। जब हम लोग धातु को रगड़ते हैं तो उसके छोटे छोटे कण दांतों में फंस जाते हैं, जिन्हें पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि स्पिनिंग ऑफ फाइल को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स पिनिंग ऑफ फाइल को दूर करने के लिए फाइल कार्ड या फाइल एक्सप्लोरर का प्रयोग किया जाता है। जी फ्रेंड्स, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि फाइल कार्ड का प्रयोग पिनिंग ऑफ फाइल को दूर करने के लिए किया जाता है। और फ्रेंड्स फाइल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक वाइवा में टच होना ही होना है, वो ये है कि डबल कट फाइल और सेकंड कट फाइल में अंतर क्या होता है। और अक्सर बच्चे ये चीज़ 100% गलत करते हैं। जो बच्चों को नॉलेज होता है वो तो सही कर जाते हैं, बल्कि 95% बच्चे गलत करते ही करते हैं। फ्रेंड्स वो सोचते हैं कि सेकंड कट और डबल कट एक ही चीज़ है। नहीं फ्रेंड्स, डबल कट और सेकंड कट में फ़र्क होता है। सबसे पहला फ़र्क तो यही है कि डबल कट फाइल जो होता है वो कट के अनुसार होता है, जबकि सेकंड कट फाइल ग्रेड के अनुसार होता है। जी फ्रेंड, सेकंड कट फाइल ग्रेड के अनुसार होता है, जबकि डबल कट फाइल कट के अनुसार होता है। ये सबसे मोस्ट डिफरेंट है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सेकंड कट फाइल और डबल कट फाइल अलग अलग चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन टच होने ही होने भाई, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है चीजल। जी फ्रेंड्स, चीजल। तो फ्रेंड्स चीजल में पहला क्वेश्चन आ गया कि चीजल किस धातु का बना होता है। तो फ्रेंड्स चीजल हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछ दिया जाता है कि जो फ्लैट चीजल होता है उसके पॉइंट की आकृति कैसी होती है, तो फ्रेंड्स जो फ्लैट चीजल होता है उसके पॉइंट थोड़ा सी कन्वेक्सिटी में, थोड़ा उत्तलता में बनी होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं कि फ्लैट चीजल का जो पॉइंट है उसकी आकृति कैसी होती है। तो फ्रेंड्स फ्लैट चीजल की जो आकृति है वो उत्तलता में थोड़ी सी होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चीजल के पॉइंट को कितने दूरी तक हार्ड व टेम्पर्ड करते हैं। जी फ्रेंड्स ये मोस्ट क्वेश्चन है चीजल का कि चीजल के पॉइंट को कितने दूरी तक हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स चीजल के पॉइंट को 25 से 35 mm तक की ऊंचाई में हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। जैसे ये पॉइंट है तो पॉइंट से 25 से 35 mm तक की दूरी में चीजल के पॉइंट को हार्ड व टेम्पर्ड करते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी चीजल के बारे में तो मैंने चैप्टर में पूरा डिटेल इसका बताया है कि कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन चीज़लों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स चीजल अगर आपके सामने फ्लैट चीजल अगर होते हैं तो उसमें ये दो क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे कि किस मेटल का बना होता है या इसके पॉइंट को कितने दूरी तक हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बाय द वे पूछा जा सकता है कि चैन ड्रिलिंग के बाद हम लोग एक्सिस मेटल को हटाने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ड्रिलिंग के बाद जो एक्सिस मेटल होता है उसे हटाने के लिए हम लोग हमेशा वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जी फ्रेंड्स वेब चीजल का प्रयोग चैन ड्रिलिंग के बाद एक्सिस मेटल को हटाने के लिए किया जाता है, जबकि फ्लैट चीजल का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। साधारण चिपिंग के लिए हम लोग फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। यदि आप लोगों से ये पूछ दिया गया कि सेंटर से आउट हुए ड्रिल को सेंटर में लाने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी अधिकतर टच होते हैं कि सेंटर से आउट हुए ड्रिल को सेंटर में लाने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स सेंटर से आउट हुए ड्रिल को सेंटर में लाने के लिए हम लोग राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स राउंड नोज चीजल, इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। चीजल में एक और मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि कास्ट आयरन को पाइप को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है। जी फ्रेंड्स चीजल का प्रयोग तो हम लोग चिपिंग वगैरह के लिए करते ही हैं, और साथ में ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि कास्ट आयरन के पाइप को काटने के लिए हम लोग किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स कास्ट आयरन के पाइप को काटने के लिए हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। जी फ्रेंड्स डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं। आपसे अगर पूछ दिया गया कि वाशर काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी अधिकतर टच होने वाला है कि किस चीजल का प्रयोग हम लोग वाशर काटने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स काऊ माउथ चीजल का प्रयोग हमेशा वाशर काटने के लिए किया जाता है। जी फ्रेंड्स वाशर काटने के लिए हम लोग काऊ माउथ चीजल का प्रयोग करते हैं। काऊ माउथ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पॉइंट की आकृति गाय के मुंह के समान होती है, इसलिए इसे काऊ माउथ चीजल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स
ये सब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर वाइवा में टच होते हैं, जिन्हें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स पंच में एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आ गया, तो मैं बता दूं कि पंच में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पंचिंग करते समय पंच की कौन सा गुण समान होता है। जी फ्रेंड्स, पंच में ये क्वेश्चन भी मोस्ट होता है कि पंचिंग करते वक्त पंच का कौन सा गुण समान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स पंचिंग करते वक्त पंच की जो गहराई है वो एक समान होनी चाहिए। जी फ्रेंड्स, जब हम पंचिंग करते हैं तो उसकी जो गहराई है वो एक समान होनी चाहिए, उसके बीच की दूरी एक समान होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचिंग करते वक्त पंच का कौन सा गुण समान होना चाहिए, तो आप आंसर देंगे गहराई। जी फ्रेंड्स, उसका जो डेप्थ होती है, जो गहराई होती है, वो एक समान होनी चाहिए। और हैमर में एक क्वेश्चन मुझे अभी याद आ गया जो कि बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है कि अगर हैमर का स्टार्टिंग फेस क्या होता है। जी फ्रेंड्स, अधिकतर हैमर में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि स्टार्टिंग फेस क्या होता है। स्टार्टिंग फेस तो लोग डायरेक्टली हैमर को उठाते हैं और उसके फेस को दिखा के बोल देते हैं यही स्टार्टिंग फेस। नहीं फ्रेंड्स, हैमर का स्टार्टिंग फेस या स्टार्टिंग फेस को स्विंग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग फेस के स्विंग का मतलब होता है कि जब हम हैमर द्वारा हैमरिंग करते हैं तो हैमर को जब ऊपर उठा के, और जैसे मान लीजिए हम ये चीजल द्वारा चिपिंग कर रहे हैं, तो जब हम चिपिंग करते हैं तो हैमर को चीजल के हेड से कुछ ऊपर तक उठा के फिर चीजल पे प्रेस करते हैं या चीजल पे चोट मारते हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर से उठाकर और चीजल के हेड तक लाने के बीच में जो आकृति बन रही है, यानी हैमरिंग करते वक्त हैमर और जो टूल के हेड या टूल के फेस के बीच में जो आकृति बनती है उसे स्विंग या स्टार्टिंग फेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स टूल के हेड या टूल के फेस व हैमर के बीच हैमरिंग करते वक्त जो आकृति बनती है उसे स्टार्टिंग फेस या स्विंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि स्विंग या स्टार्टिंग फेस का क्या मतलब है। यानी मान लीजिए हम लोग चीजल द्वारा चिपिंग कर रहे हैं, तो चिपिंग करते वक्त चीजल के हेड पर हैमर द्वारा चोट मारने से पहले हम हैमर को कुछ ऊपर ले जाते हैं, फिर हैमर द्वारा चीजल के हेड पर चोट मारते हैं। तो वो चोट मारने से पहले और ऊपर से चीजल के हेड तक लाने में जो आकृति एक बनती है, जैसे यहाँ पे एक चीजल है और ये हैमर है, तो जब हैमर को मारेंगे तो हैमर को कुछ ऊंचाई पे ले जाएंगे, फिर इसके हेड पे प्रेस करेंगे तो चीजल के हेड और जो ऊपर जितना ले जाते हैं उसके बीच में ये जो आकृति बन रही है इसे ये स्टार्टिंग फेस कहते हैं। यानी कि ये आपका चीजल का हेड हो गया, इसे मान लेते हैं हैमर हो गया। तो फ्रेंड्स ये हैमर है, तो ये हैमर को इसके ऊपर चोट मारने से पहले कुछ ऊपर ले जाएंगे, कुछ ऊपर ले जाएगा, फिर इस पर चोट मारेंगे, तो ये ऊपर ले जाएगा और इसके ऊपर चोट मारने से बीच में जो ये आकृति बन रही है उसे ही स्टार्टिंग फेस या स्विंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वाइवा क्लास में जितने भी क्वेश्चन हुए आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। यदि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग जाइए और उसे देखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।